जितना हो सके कॉन्सेप्ट बनाने की कोशिश करनी है, ठीक है। उसके बाद आपने पकड़ना है पेपर 2000 स्प्रिंग 2016 का। इसके अंदर आपके लेवल के 3 सवाल हैं और 2017 से तो फिर आपका काम भरा पड़ा होगा ना। फिलहाल 2016 में 3 सवाल आपने करने। अब वो तीनों सवाल देख लें। एक पहला सवाल करना है, क्वेश्चन नंबर 1। बहुत मुश्किल सवाल आपको लगेगा, मुश्किल है नहीं लेकिन आपको लगेगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर का। डन। फिर आगे चलते हैं। फिर है जनाब क्वेश्चन, ये बहुत फजूल क्वेश्चन आपको लगेगा लेकिन इसमें बड़ी अच्छी चीजें हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपने नहीं करना, ये आपके सिलेबस में नहीं है, ये बिल्कुल काट दो। क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल काट दो। क्वेश्चन नंबर 3 भी बिल्कुल काट दो, ये भी आपने नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 4 आपका अपना जाती क्वेश्चन है, ये आपने करना है। क्वेश्चन नंबर 4, ये सीधा आसान सा सवाल है, छोटा सा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 5 भी आपने नहीं करना, ये भी आप काट दो। क्वेश्चन नंबर 5 जी। क्वेश्चन नंबर 6 है कैश फ्लो का, ये अच्छा सवाल है। 3 सवाल हैं कल के क्वेश्चन में और तीनों डेडली क्वेश्चन है, तो टोटल आपके 6 सवाल हो गए। 3 सवाल आपने आईएएस 8 के रिपीट करने हैं, 3 सवाल आपने आईएएस यानी 2016 के पेपर के करने हैं। क्लास शुरू होने से पहले ये सवाल आपके होने चाहिए ताकि आप जब हम डिस्कस करें तो पता चले। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 भी आपके सिलेबस में नहीं है। सिर्फ 3 सवाल हैं इस पेपर के आपके सिलेबस में, सिर्फ 3। कल 2017 से ना सवाल ज्यादा आना शुरू हो जाएंगे। ओके की बात। चलें जी, आओ जरा फिर कैश फ्लो का क्वेश्चन करते हैं। एक ही पेपर में कैश फ्लो भी दे दिया और इनकम एक्सपेंडिचर भी दे दिया। उसकी मर्जी है। भाई मर्जी तो है उसके, पर ज्यादा मर्जी नहीं मान ली। हाँ जी, चले जी, आओ जरा बिस्मिल्लाह करते हैं। जिसका ये क्वेश्चन ठीक हो गया है और उसको समझ भी लग गई है तो चाहे तो वो क्लास ना ले। जिसका ये क्वेश्चन ठीक है और उसको समझ भी लग गया है तो नहीं तो बैठे साथ बैठे। चले जनाब बिस्मिल्लाह करते हैं। लेकिन ये क्वेश्चन मैं थोड़ा डिफरेंट अंदाज में करवाऊंगा। उसकी वजह क्योंकि बहुत सारे लोगों ने इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग पूरी नहीं पढ़ी हुई या उनको आइडिया नहीं है उन चीजों का, तो इसलिए मैं डिफरेंट स्टाइल से करवाऊंगा इस बार। ये लिखा हुआ है, फॉलोइंग इज द ड्राफ्ट बैलेंस शीट ऑफ XYZ लिमिटेड एज एट 31 दिसंबर 2014। चीजें उसने दे दी, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, लॉन्ग टर्म डिपॉजिट, स्टॉक, अकाउंट रिसीवेबल, नेट ऑफ प्रोविजन। क्या बताया उसने? नेट ऑफ प्रोविजन। ये बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। कैश एंड बैंक, फिर उसके बाद कैपिटल, अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, लॉन्ग टर्म बैंक लोन, ट्रेड पेएबल, इनकम टैक्स पेएबल, एक्रूड इंटरेस्ट। कहते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड इनकम टैक्स एक्सपेंस फॉर द ईयर इज 275 एंड 13 मिलियन रिस्पेक्टिवली। कहता है जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो 275 है और जो टैक्स की अमाउंट है वो 13 मिलियन है। बैलेंस एज एट 31 दिसंबर, ऊपर जो बैलेंस गिवन थे वो अगर उसकी डेट देखें तो वो थे 2014 के, मतलब क्लोजिंग, और ये बैलेंस है 2013 के, मतलब ओपनिंग। कुछ स्टूडेंट जल्दी में ना ओपनिंग
जी जनाब, नेक्स्ट चलते हैं। यहां पर लिखा हुआ है द बैंक लोन वाज ऑब्टेन्ड ऑन 1 जनवरी 2014 और उसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था 9%। इसका मतलब है इसका ओपनिंग जो होगा यानी अक्रूड इंटरेस्ट वो होगा ही नहीं। की वजह क्योंकि हमने लोन लिया ही 1 जनवरी 2014 को है, इस साल के शुरू में। कहते हैं XYZ uses straight line method for depreciation. Rate of depreciation are as under: leasehold land पे 2%, building पे 5% और machinery पे 10%. Full month depreciation is provided in the month of acquisition, but no depreciation is charged in the month of disposal. Depreciation for the year have been already provided. अगर सवाल होता ना यहां तक तो ये सवाल बहुत आसान था, लेकिन उसने सवाल के अंदर ये चीज ऐड करके सवाल को और खूबसूरत बना दिया। ये अक्सर सवालों में काम यही खराब करता होता है कि एरर्स, और अब तो उसको वैसे ही लाइसेंस मिल गया है कि एरर्स का टॉपिक हमारे सिलेबस के अंदर का होने का मतलब है कि हर टॉपिक के अंदर एरर हो सकते हैं। लिखा हुआ है अ मशीन विद द लिस्ट प्राइस ऑफ 50 मिलियन, मशीन जिसकी कीमत 50 मिलियन है, was purchased on January 1, 2014, इस साल के शुरू में 30 मिलियन उसको पे कर दिया इन कैश, 20 मिलियन एडजस्ट करवाया ट्रेड इन अलाउंस ऑफ द ओल्ड मशीनरी। कहता है हुआ ये कि हमने 50 मिलियन की एक नई मशीन खरीदी, 30 मिलियन उसको कैश दे दिया और 20 मिलियन के बदले उसको पुरानी मशीन दे दी। तो पुरानी मशीन की कीमत क्या होगी एक तरह की 20 मिलियन, और कहता है कि पुरानी मशीन की जो कॉस्ट थी वो 40 मिलियन थी और उसकी जो बुक वैल्यू थी वो 25 मिलियन थी। कोई मुझे बता सकता है कि पुरानी मशीन के बदले उसे गेन हुआ है लॉस? पुरानी मशीन के ऊपर उसे गेन हुआ है या लॉस? लॉस हुआ है 5 मिलियन का। कैसे पता चला? क्योंकि 40 मिलियन की कॉस्ट थी, 25 मिलियन की बुक वैल्यू थी और 25 मिलियन वाली चीज हम दे रहे हैं 20 मिलियन के बदले, तो 5 मिलियन का लॉस हो गया। अब गलती क्या हुई ये जरा गौर से देखना। कहता है द ट्रांजैक्शन वाज रिकॉर्डेड बाय डेबिटिंग द प्लांट एंड मशीनरी बाय ₹30 मिलियन द नेट अमाउंट पेड टू द सप्लायर। अच्छा, इस सवाल से आपको कुछ और चीजें भी ठीक होंगी कि अगर आपने अपने अकाउंट्स रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर की बात करनी हो तो यहां से सीखा जा सकता है। नीचे वाली ट्रांजैक्शन पे मैं अभी बाद में आऊंगा, पहले मैं इसी चीज को देखता हूं। दोबारा सिनेरियो बताने लगा, थोड़ा सा फ्रेश माइंड से बैठोगे तो इंशाल्लाह ज्यादा अच्छी समझ लगेगी। कहता है कि 50 मिलियन का एक एसेट था जो आपके पास आया, न्यू एसेट। ओके की बात, 50 मिलियन का आपके पास एक एसेट आया, आप पुराना एसेट 20 मिलियन का दे रहे हो, 30 मिलियन आप कैश दे रहे हो। एंट्री पास होनी थी एक्सचेंज के केस की, आपको याद होगा न्यू एसेट आपने डेबिट करना है, न्यू एसेट आपने डेबिट करना है, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन पिछले एसेट की क्रेडिट करनी है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी डेबिट करना है क्योंकि हमें पता चल गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है कितना, ओल्ड एसेट क्रेडिट करना है और जितना कैश दिया ये भी क्रेडिट करना है। ये है हमारा सवाल, ये है सही एंट्री। इस केस में 50 मिलियन से नया एसेट डेबिट होना चाहिए था। गॉट इट? अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन उसकी 15 मिलियन है, 40 माइनस 25, 5 मिलियन का लॉस है।
ओल्ड एसेट की कॉस्ट 40 मिलियन है और 20-30 मिलियन का कैश दिया, ये थी एंट्री, करेक्ट एंट्री। याद रखें पेपर में जब भी रेक्टिफिकेशन का कोई सवाल है, कोई गलती हो, आप दोनों एंट्रीज पास कर लिया करो, करेक्ट एंट्री भी और जो उसने एंट्री पास की है वो भी। उसने क्या एंट्री पास की, वो कहता है कि वी रिकॉर्ड बाय डेबिटिंग द प्लांट एंड मशीनरी अमाउंट बाय ₹30, कहता है जो पैसे दिए हैं ना उसने न्यू एसेट को डेबिट किया है, कैश को क्रेडिट किया है, ये उसने एंट्री पास की है, ये थी रॉन्ग एंट्री। कोई जहरी सी बात है, अगर उसने गलत एंट्री पास कर दी ना तो हमारे प्रॉफिट भी सारे गलत हो चुके हैं। अब आप खुद ही बताओ, उसने एंट्री के अंदर ना लॉस लिखा और ऊपर से सिर्फ नया एसेट डेबिट कर दिया। अब हम इसको सही करने लगे हैं, मिलके सही करते हैं, जरा गौर फरमाइएगा। जी जनाब, सबसे पहले देखें, न्यू एसेट को डेबिट करना था 50 मिलियन से, उसने किया हुआ है 30 मिलियन से। सही करने के लिए क्या करेंगे, न्यू एसेट को डेबिट कर देंगे मजीद, कितनी मिलियन से, 20 मिलियन से। नया एसेट को डेबिट कितने से करना था, 50 मिलियन से, उसने कितने से किया, 30 मिलियन से, और जितना कम डेबिट किया हमने डेबिट कर दिया, डन। फिर 15 मिलियन से उसने अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को डेबिट किया ही नहीं हुआ अपनी एंट्री के अंदर, तो हम 15 मिलियन से अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को डेबिट कर देते हैं, डन। कंपेयर करते जाओ, जो उसने अंडर या ओवर अमाउंट की है उसको सही कर देंगे, जो उसने एंट्री ही पास की वो एंट्री पास कर देंगे, और अगर कोई ऐसी एंट्री जो होनी नहीं चाहिए थी और उसने पास कर दी उसको रिवर्स कर देंगे। ओके, अब देखिए उसने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को भी नहीं लिखा तो ये भी हम लिख देंगे, डन। नेक्स्ट, ओल्ड मशीन को क्रेडिट करना था 40 मिलियन से, उसने नहीं किया हुआ, ओल्ड एसेट को 40 मिलियन से क्रेडिट करना था, उसने नहीं किया। कैश को 30 मिलियन से क्रेडिट करना था, उसने किया हुआ है, इसको दोबारा रेक्टिफाई करने की जरूरत नहीं। लो मेरे भाई, इसे बोलते हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, के मतलब अगर कोई गलत एंट्री पास हो जाए तो उसको सही कैसे करते हैं, दोनों एंट्रीज पास करके कंपेयर करते होते हैं। अब जरा मजीद ध्यान देखो, ध्यान से, अब एक बात और याद रखनी है आपने, देखें उसने ना लॉस लिखा, इसका मतलब है प्रॉफिट हमारा इसकी वजह से भी खराब हुआ, प्रॉफिट हमारा इनकी डेप्रिसिएशन से भी खराब हुआ होगा, क्योंकि जब एसेट गलत थे तो उनकी डेप्रिसिएशन भी तो गलत ली होगी ना उसने। जब एसेट गलत थे तो उसने जो डेप्रिसिएशन चार्ज की होगी वो भी तो गलत चार्ज की होगी, तो हम डेप्रिसिएशन को भी ठीक करेंगे। तो सिर्फ एक बल्कि 30 सेकंड की बात है बट बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा गौर से सुनिएगा। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के अंदर अगर कोई भी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट डेबिट साइड पर आए, इसका मतलब है हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे अब मजीद। अगर कोई भी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट डेबिट साइड पर सही होने के बाद आए तो उसकी डेप्रिसिएशन लेकर डेप्रिसिएशन लिखनी है, मतलब चार्ज करनी है। और अगर कोई भी पीपीई क्रेडिट साइड पर आए उसकी डेप्रिसिएशन हमेशा रिवर्स करनी है। क्यों भला? इसलिए क्योंकि सही किया है
तो वो क्रेडिट हो रहा है, इसका मतलब है पहले डेबिट हुआ था, इसलिए तो क्रेडिट किया होगा, तो उसकी डेप्रिसिएशन भी ज्यादा चार्ज हुई होगी। तो याद रखें, रेक्टिफिकेशन के अंदर अगर आप रेक्टिफाइंग एंट्री पास कर लेते हैं, उसके करने के बाद नया एसेट जो होगा, सॉरी डेबिट साइड पर अगर कोई पीपीई आ जाए तो उसकी डेप्रिसिएशन लेकर चार्ज कर देनी है, और अगर क्रेडिट साइड पर आ जाए तो डेप्रिसिएशन लेकर रिवर्स कर देनी। लो जनाब, ये काम हो गया पूरा। जरा गौर फरमाएं, ये है किसकी बात हो रही है, मशीन की, और मशीन की डेप्रिसिएशन है 10%। ओके, तो क्या करेंगे, इसका 10% ले लेंगे तो डेप्रिसिएशन चार्ज हो जाएगी, मतलब डेप्रिसिएशन लिखेंगे, और इसका 10% लेंगे तो डेप्रिसिएशन रिवर्स करेंगे। ओके होगी बात। लो जनाब, फिलहाल इसकी वजह से जो प्रॉफिट पे इफेक्ट पड़े वो मैं यहां पर लिख लेता हूं। वर्किंग नंबर 1, अनएडजस्टेड प्रॉफिट कितना है मेरे पास, अनएडजस्टेड प्रॉफिट सवाल के अंदर प्रॉफिट उसने बताया हुआ है यहाँ पे 275, तो मैं लिख लेता हूं 275। अब उसके अंदर जो डेप्रिसिएशन मैं चार्ज करूंगा उससे मेरा प्रॉफिट हो जाएगा, डेप्रिसिएशन जो चार्ज करूंगा उससे मेरा प्रॉफिट कम हो जाएगा, और जो डेप्रिसिएशन रिवर्स करूंगा उससे मेरा प्रॉफिट बढ़ जाएगा। और जो लॉस ऑन डिस्पोजल भी तो नहीं लिखा हुआ था ना उसने, लॉस ऑन डिस्पोजल, उससे भी मेरा प्रॉफिट कम हो जाएगा। ये तो मैंने लिखा कि पहली एडजस्टमेंट की वजह से मेरा प्रॉफिट में जो फर्क पड़ चुका है, इफेक्ट आ चुका है वो। अब आ जाते हैं दूसरी एंट्री, ये थोड़ी सी आपको हो सकता है मुश्किल लगे, मुश्किल है नहीं, क्योंकि इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग ना पढ़ने की वजह से ये चीज मुश्किल लग सकती है, बट मैंने कोशिश करनी है कि ये चीज इस एंगल से बताऊं कि मुश्किल ना लगे। जरा गौर फरमाइएगा, कहते हैं वन ऑफ द कंपनीज कस्टमर बिकम बैंकक्रप्ट ड्यूरिंग द ईयर। कहता है एक कंपनी का बंदा ना वो बैंकक्रप्ट हो गया, ₹5 मिलियन आउट ऑफ टोटल डेट 5 मिलियन वर रिकवर्ड। कहता है उसके 25 मिलियन लेना था जिसमें से 5 मिलियन मिला बस, बैलेंस हैज टू बी रिटर्न ऑफ। कहता है बैलेंस आपने राइट ऑफ करना। इसका मतलब तो ये हुआ ना कि ऊपर जो हमारे डेटर है वो भी गलत हो गए। आपको पता है ना कि हम जब प्रोविजन लेते हैं ना, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, नो डाउट हम नेट डेटर्स का इफेक्ट लेते हैं, लेकिन डेटर ही अगर गलत हो, कितने लोगों को पता है कि प्रोविजन जब भी लेते हैं बैड डेट्स माइनस करके लेते हैं? कितने लोगों को पता है कि जब भी प्रोविजन लेते हैं बैड डेट्स माइनस करके लेते हैं? तो ये तो सीएफओ ने रिव्यू किया तो पता चला है कि बैड डेट्स हुए हैं। इसका मतलब है जो ऊपर डेटर्स और प्रोविजन का मसला है ना वो गलत है, उसको चल के सही करते हैं। जरा गौर फरमाइएगा। आ जाए जरा, मैं कोशिश करूंगा कि बहुत आसान तरीके से समझाने की कोशिश करूं, बाकी अल्लाह मालिक है। आ जाए जरा जनाब, ये मेरे पास नेट ऑफ प्रोविजन 5% प्रोविजन है, ये क्लोजिंग बैलेंस है और ये ओपनिंग बैलेंस है। ठीक है, मैं यहां पर लिख देता हूं ओपनिंग बैलेंस है, क्लोजिंग बैलेंस है, नेट डेटर्स है हमारे पास। ओपनिंग नेट डेटर्स है मेरे पास 418, और क्लोजिंग नेट डेटर्स है मेरे पास 361, और ये दोनों नेट ऑफ प्रोविजन है, नेट ऑफ 5%। अगर क्वेश्चन के अंदर गलती ना होती, मैं इन दोनों नेट डेटर्स का डिफरेंस वर्किंग कैपिटल में लिख देता, बस कुछ भी नहीं करना था। लेकिन प्रॉब्लम ये है क्वेश्चन के अंदर गलती आ गई,
कि 20 मिलियन के डेटर्स उसने माइनस नहीं किए और गलती भी इसी साल की है। तो आप मुझे बताएं क्या ओपनिंग पे कोई फर्क पड़ा होगा या नहीं, या ओपनिंग पर फर्क पड़ेगा या नहीं? जी जनाब, ओपनिंग पे कोई फर्क नहीं आया होगा। लेकिन अब चले बाद में देखते हैं। सबसे पहले ना सारे लोग ना मुझे प्रोविजन फॉर बैड डेट्स फाइंड करके दें पुराने तरीके से, जो उसने प्रोविजन ली होगी कितनी होगी, जो उसने प्रोविजन ली होगी कितनी ली होगी, जरा गौर फरमाइएगा। 418 डिवाइडेड बाय 95 मल्टीप्लाइड बाय 5, ये बात किसी को पता चली? गिवन ओवर गिवन मल्टीप्लाइड बाय रिक्वायर्ड। 418 एक्चुअल में नेट ऑफ 5% अमाउंट है। 418 एक्चुअल में नेट ऑफ 5% है। तो अगर मैं उसको 95 पे डिवाइड करूंगा और 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो प्रोविजन आ जाएगी। तो करो जरा 22। मुझे क्लोजिंग की भी प्रोविजन फाइंड करनी है। 361 डिवाइडेड बाय 95 मल्टीप्लाइड बाय 5। जी मेरे भाई, कुछ लोग पूछ रहे हैं कि सर आपने 95% क्यों लिया? उनके लिए जवाब है कि सवाल के अंदर लिखा हुआ है नेट ऑफ प्रोविजन डेटर्स गिवन है। क्या गिवन है? नेट ऑफ प्रोविजन, और प्रोविजन है 5%। इसका मतलब 5% जो प्रोविजन माइनस हुई है 5%, तो वो अमाउंट जो गिवन है वो 95% है, नॉट 100%। चले जनाब, अगली बात गौर से सुनिएगा प्लीज। अगर प्रोविजन बढ़ जाए तो बैड डेट्स होते हैं, और अगर प्रोविजन कम हो जाए तो बैड डेट्स रिवर्स हो जाते हैं। जरा गौर से सुनिएगा। अगर प्रोविजन बढ़ जाए तो बैड डेट्स एक्सपेंस होता है, अगर प्रोविजन कम हो तो बैड डेट्स इनकम होती है। ये याद रख ले। प्रोविजन ओपनिंग से क्लोजिंग बढ़ जाए तो जितना डिफरेंस होगा उतना एक्सपेंस होगा, और अगर प्रोविजन कम हो जाए, वैसे तो इसके प्रॉपर अकाउंट्स बनते हैं, पूरा एक टॉपिक इंट्रो में पढ़ाया जाता है, लेकिन अब कुछ नहीं कह सकते, उसी तरीके से बताता हूं कि आपको समझ लग जाए। तो आपकी प्रोविजन कम हो रही है या ज्यादा हो रही है? आपकी प्रोविजन कम हो रही है या ज्यादा हो रही है? 22 से 19 कम हो रही है, तो बैड डेट्स इनकम। कितनी अमाउंट से? 3 मिलियन से। ये आपने पहले लिखी हुई है, यानी 20 मिलियन बैड डेट से पहले, 20 मिलियन बैड डेट से पहले। अब हम काम सही करने लगे हैं, तो आप मुझे बताएं ग्रॉस डेटर्स कितने होंगे? कोई बंदा बता सकता है ग्रॉस डेटर्स? मैं लिखने लगा हूं 440, किसी को पता चला? मैंने ग्रॉस डेटर्स 440 लिखे हैं, पता चल गया? और ये लिख रहा हूं 380। क्या किया मैंने? प्रोविजन ऐड बैक कर दी। क्यों परेशान हो गए? प्रोविजन ऐड बैक कर दी। अब हुआ ये कि बैड डेट्स हुए थे 20 मिलियन के, और याद रखें जो बैड डेट्स हो जाते हैं डेटर खत्म हो जाते हैं, वो रिकॉर्ड नहीं किए हुए थे। 20 मिलियन के जो बैलेंस राइट ऑफ किया था ना, वो रिकॉर्ड नहीं किया हुआ। सवाल के अंदर ये जो एंड पे उसने बताया हुआ है ना कि सीएफओ को पता चला कि 20 मिलियन के राइट ऑफ किए, तो ये उसने रिकॉर्डिंग नहीं की हुई। तो आपने जब 20 मिलियन, अब एक्चुअल में जो आपके सही डेटर्स हैं वो ये है, प्रोविजन इन पे लेनी चाहिए थी। बैड डेट्स अगर हो जाए ना तो बैड डेट्स माइनस करने के बाद प्रोविजन ली जाती है। जो पहले प्रोविजन आई हुई है ना और इनकम में लिखा हुआ है 3 मिलियन,
वो गलत है। प्रोविजन तो आनी एन पे चाहिए थी, इनसे नेट होकर डेटर नेट आते। तो यहां पर हमारे दो काम हो जाएंगे, एक प्रॉफिट ठीक हो जाएगा, दूसरा वर्किंग कैपिटल चेंजेस का जो इफेक्ट आना है वो भी यहां से लेना है, सही डेटर्स का। तो आए जनाब, प्रोविजन ले लेते हैं, 5% प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। इसका 5% तो वही आएगा 22, इसका 5% चेंज आएगा। 360 का 5% ले कितना आता है? 360 का 5% ले कितना आता है? 18। कितना आता है? 18। लो मेरे भाई, अब मुझे बताओ प्रोविजन पे क्या फर्क पड़ा? प्रोविजन पहले से कम हुई या ज्यादा? जी जनाब, कम हुई है 4 से। तो ये भी बैड डेट्स इनकम, बैड डेट्स इनकम होनी चाहिए थी 4 मिलियन से, उसने कितने से लिखी हुई है? 3 मिलियन से। और एक चीज, ये जो बैड डेट्स हुए हैं ये भी उसने नहीं लिखे, क्योंकि नहीं लिखे तो ये बस सारा काम किया ना हमने। गलतियों का पता चल गया, प्रॉफिट पे गलती हम मैं सही करने लगा हूं। पहले पुरानी हमने प्रोविजन निकाली, उस हिसाब से 3 मिलियन की इनकम शो हो रही थी, हालांकि एक्चुअल में 4 मिलियन की इनकम है। एक्चुअल में 4 मिलियन की इनकम है। इसका मतलब है मजीद 1 मिलियन से इनकम शो कर देंगे, और 20 मिलियन हम बैड डेट्स में लिख देंगे, हमारा प्रॉफिट ठीक हो जाएगा। और जो हम वर्किंग कैपिटल चेंजेस के अंदर काम लेंगे, नेट कर लेंगे इनको, जो सही डेटर्स हैं उनको नेट कर लेंगे। 440 में से 22 माइनस किया 418, 360 में से 18 माइनस किए 342, इसका डिफरेंस लेंगे जो कि हमारे वर्किंग कैपिटल चेंजेस के अंदर आएगा। ये लिख ले अपने को ऊपर ही, असाइनमेंट के ऊपर ही, 318 और 342 ये डेटर्स। ये जो 3 मिलियन बैड डेट्स इनकम आ रही थी, ये भी पहले इनकरेक्ट थी, उसके बाद जो 4 मिलियन आई है वो करेक्ट की है हमने बाद में नेट प्रोविजन निकाल के। ये होनी चाहिए, लेकिन पहले उसने 3 मिलियन लिखी हुई थी, वो गलत है। इसका मतलब 1 मिलियन मजीद इनकम लिखेंगे और 20 मिलियन के बैड डेट्स एक्सपेंस भी लिखने हैं, क्योंकि यही तो उसने रिकॉर्ड नहीं किए थे, जिसकी वजह से ये सारा रोला पड़ा। ठीक है, वो ठीक जो है जनाब, 25 रिकॉर्ड ठीक हो गया सर। ठीक है, अब हमारा प्रॉफिट हो गया ठीक। आ जाओ जनाब, ये प्रॉफिट हम ठीक करने जा रहे थे। बैड डेट्स उसने रिकॉर्ड नहीं किए, तो वो बैड डेट्स रिकॉर्ड करेंगे 20, जिससे हमारा प्रॉफिट कम हो जाएगा। और बैड डेट्स इनकम जो प्रोविजन कम हुई थी, उसने 3 रिकॉर्ड की हुई थी, होनी चाहिए हालांकि 4 चाहिए थी, उसका डिफरेंस भी 1 ऐड कर देंगे। ये हमारा आ जाएगा करेक्ट प्रॉफिट या एडजस्टेड प्रॉफिट। 275 माइनस 2 प्लस 4 माइनस 5 माइनस 20 प्लस 1, कितना आ गया प्रॉफिट? सही प्रॉफिट कितना आ गया? 253। पूरे सवाल के अंदर सिर्फ ये बात थी, और कोई सवाल के अंदर ट्रिक नहीं। ठीक होगी बात? डेप्रिसिएशन की बात खबर भाई पूछ रहे हैं, खबर भाई इन डेप्रिसिएशन की बात कर रहे हो या कोई और है? यही 2 डेप्रिसिएशन की बात कर रहे हो या कोई और बात है? चले मैं बता देता हूं, आपने सवाल तो मुझे यकीन है आपने पढ़ा होगा, बल्कि करने की भरपूर कोशिश की होगी। चले ये सब मैंने ये लिख दिया, इस प्रॉफिट को जिसने नोट करना है कर ले। मैं सिर्फ मुझे कोई 1 मिनट दें बस, मैं खबर भाई को डेप्रिसिएशन से समझा दूं। ओके की बात? अब जरा खबर भाई जरा बाकी लोग बस 1 मिनट सब्र कर लें या चाय पानी पी लें जाके। देखिए खबर भाई, सवाल ये था कि एक 50 मिलियन वाला एसेट हमने खरीदा था, न्यू एसेट, एक्सचेंज की एंट्री पास करनी थी।
ये एक्सचेंज की सारी इंफॉर्मेशन गिवन है सवाल के अंदर टोटली। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन गिवन है। होल्ड एसेट हमारा कितने तक का था, 40 का, और कैश हमने दिया 30। ये उसने गलती ये की कि उसने सिर्फ अपना न्यू एसेट डेबिट किया, बाकी पूरी एंट्री इग्नोर की, और कैश को क्रेडिट किया, बस यही एंट्री पास की और कोई एंट्री पास नहीं की। अब जरा गौर फरमाएं, इसका मतलब ये हुआ उसने डेप्रिसिएशन लेनी थी 50 के ऊपर, उसने कितने पे डेप्रिसिएशन ले ली होगी, 30 के ऊपर। कम डेप्रिसिएशन चार्ज की होगी या ज्यादा? नया एसेट डेबिट करना था 50 मिलियन से, उसने डेबिट किया 30 मिलियन से। इसका मतलब है उसने 20 मिलियन की डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं की, तो 2 मिलियन तो ये डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। फिर देखिएगा, ओल्ड एसेट को 40 मिलियन से क्रेडिट करना था, खत्म करना था, उसने किया ही नहीं, उसके बुक्स के अंदर वैसे का वैसे ही पड़ा रहा। 40 मिलियन का एसेट तो एक्सचेंज कर दिया, दे दिया उसने, बट उसने क्रेडिट ही नहीं किया। इसका मतलब ये हुआ कि 40 मिलियन का 10% उसने फिर डेप्रिसिएशन भी चार्ज कर दी होगी, क्योंकि क्रेडिट तो किया नहीं, एसेट तो बुक्स में ही रहा। तो इसलिए इसका 10% वो डेप्रिसिएशन लेकर हम रिवर्स कर देंगे। ये तो थी कॉन्सेप्ट की बात। अब सुने रेक्टिफिकेशन एरर के साथ हम इसको कैसे ठीक करते हैं। ये आपको एंट्री समझ लगी थी जो मैंने एंट्री पास की थी, करेक्ट एंट्री, सॉरी रेक्टिफाइंग एंट्री 20 मिलियन से। अब इस पर आ जाएं, अगर आपको ये एंट्री पास समझ लग गई है तो मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा, सिर्फ बता दूंगा। अब देखिएगा, पेपर में हमेशा याद रखें, रेक्टिफिकेशन के अंदर अगर रेक्टिफाई करने के बाद कोई भी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट डेबिट साइड पर आ रहा हो ना, तो इसका मतलब है एसेट बढ़ा रहे हो आप, और एसेट बढ़ाओगे तो डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे फिर, तो इसकी डेप्रिसिएशन आपने चार्ज करनी है। मैंने वहां कॉन्सेप्ट समझाया, क्योंकि उसने 50 की बजाय 30 से डेबिट किया हुआ है, तो 20 मिलियन से कम डेबिट किया था, तो हमने एसेट भी डेबिट कर दिया और उसकी डेप्रिसिएशन भी चार्ज करेंगे। उसने 40 मिलियन का ओल्ड एसेट तो चला गया, लेकिन उसने क्रेडिट किया ही नहीं, तो इसकी डेप्रिसिएशन रिवर्स कर देंगे। रिवर्स करने का मतलब उसने चार्ज की होगी, हम वापस ऐड बैक कर देंगे। हमारा प्रॉफिट हो गया 253 का। कुछ लोग घबरा रहे हैं, क्वेश्चन घबराने वाला खत्म हो गया, अब तो सवाल करना है बस, सारी चीजें अब स्ट्रेट फॉरवर्ड है। चलिए जी, बिस्मिल्लाह करने लगा हूं, मैं क्वेश्चन करवाने लगा हूं। फॉर्मेट में कुछ नहीं लिखना, डायरेक्ट लेकर रहा हूं। प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, वर्किंग नंबर 1 253 मिलियन, एडजस्टमेंट। पेपर की टेक्निक, जो चीजें पता है वो पहले लिख लो, जो चीजें नहीं पता वो बाद में। हाँ जी, जहां पर हमें डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर का नहीं पता, फाइंड करनी है, वो भी अभी कर लेते हैं। डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर अभी फाइंड कर लेते हैं, लेकिन डिस्पोजल का तो पता है ना, लॉस ऑन डिस्पोजल। जो चीज पता है वो लिख लिया करो, जो चीज फाइंड करनी हो वो थोड़ा सा पेंडिंग कर दिया करो। इंटरेस्ट की बात भी हो रही है, यहाँ पर इंटरेस्ट एक्सपेंस भी लिखेंगे, दोनों चीजें फाइंड कर लेते हैं। एक बात और इंटरेस्टिंग सुने, पेपर में याद रखें, एक चीज ऐसी जरूर होती है जिसके लिए आईकैप जान मांगता है, सिर्फ एक चीज, बाकी सवाल आसान होता है। तो आपने आईकैप को अगर आपने जान नहीं देनी तो ना दे, बाकी सवाल तो करके आए ना, बाकी सवाल लाजमी करना है आपने। ये नहीं कि वो सवाल के ऊपर अटक के प्रॉफिट नहीं निकला तो जी सवाल ही छोड़ दिया, ऐसी हरकत नहीं करनी। देखिए जनाब, डेप्रिसिएशन के बारे में सब कुछ बताया हुआ है। 2% लीज होल्ड लैंड, बिल्डिंग 5% और मशीनरी 10%। ओके होगी बात।
और उसने ये भी कहा है कि ये ट्रांजैक्शन हमारी 1 जनवरी को हुई है, तो ये काम तो और ज्यादा आसान हो गया, हमें कोई ज्यादा वर्किंग नहीं करनी पड़ेगी। डेप्रिसिएशन का मेथड स्ट्रेट लाइन है, तो ये वर्किंग करनी पड़ेगी। लैंड एंड बिल्डिंग 2,50,000, लैंड एंड बिल्डिंग 2,50,000 मल्टीप्लाइड बाय, क्या रेट है लैंड एंड बिल्डिंग का, जल्दी से कोई रेट बता दे। लैंड एंड बिल्डिंग का रेट क्या है? सो गया लगता है। 2%। सर ओनली लैंड नहीं है, 0.2%, 2%। वो चल ओनली लैंड कर लेते हैं, टेंशन क्यों लेते हो। उसके बाद बिल्डिंग, बिल्डिंग की कॉस्ट कितनी है? 1,000 मल्टीप्लाइड बाय 5%। 5%। यस सर। 5%। और जो हमारे पास मशीनरी है 10%। लेकिन है अमाउंट कितनी की पड़ी है? 1750। लेकिन वो तो गलत है ना, 1750 तो गलत है। सही करके कितनी आई थी? 1750 है ना, उसमें क्या गलती क्या थी भला? वो जो रेक्टिफाई किया ना उसी को सही कर दो। 1750 में हम क्या करते हैं कि 20 ऐड करना था और 40 माइनस करना था। 20 ऐड करना था और 40 माइनस 1730 आ जाएगा। कितना? 1730। 1730 मल्टीप्लाइड बाय 10%। अच्छा, एक शख्स का सवाल है कि सर लैंड एप्रिशिएट नहीं होती, वो लैंड एप्रिशिएट हो जाती है मेरे भाई। 250 का 2% लिया कितना है? 5। 1000 का 5% 50 और 173 लो प्लस कर दो डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर, प्लस कर दो 173 प्लस 5 प्लस 50 228। चले डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर आगे हमारा 228, वर्किंग नंबर जो भी लिखें। इंटरेस्ट एक्सपेंस तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है। इंटरेस्ट एक्सपेंस हमने जरा गौर फरमाइएगा, लोन पड़ा हुआ है यहाँ पे, लॉन्ग टर्म लोन 200, और ये लिया कब है? 1 जनवरी 2014 को, इस साल के शुरू में 9% के हिसाब से। तो 200 मल्टीप्लाइड बाय 9%, सिर्फ इस साल का इंटरेस्ट आ जाएगा, इंटरेस्ट फॉर द ईयर। पुराना कोई इंटरेस्ट था ही नहीं, लोन लिया ही इसी साल के शुरू में है। तो 200 का 9% ले लो, 18, खत्म होगी बात। प्रॉफिट बिफोर चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, प्रॉफिट बिफोर चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल बता दो जनाब। 253 प्लस 228 प्लस 5 प्लस 18 504 डन। अब वर्किंग कैपिटल की चेंजेस लेकर आओ। डेटर्स जो हमने सही किए थे उसका डिफरेंस लेना है, बाकी डायरेक्ट। यहां पर डेटर हमने सही वाले लेने हैं, बाकी स्टॉक, ट्रेड पेएबल, स्टॉक और ट्रेड पेएबल। बताएं जनाब। स्टॉक, ये एक मिनट,
यहां भी मैं आपको शो कर देता हूं। यहां पर ओपनिंग स्टॉक है 910, क्लोजिंग है 703, सॉरी ओपनिंग है 703, क्लोजिंग है 910। कितना इंक्रीज आ गया? $207 का। और डेटर्स का तो मुझे वही बताओ ना, डेटर्स हमने जो सही करके लिखे हैं वो बताओ। डेटर्स जो सही करके लिखे हैं, नेट 418 ओपनिंग थे आई थिंक, और क्लोजिंग कितने? 76। जी जनाब, डिक्रीज हो गया, डिक्रीज इन डेटर 76। ओके होगी बात। फिर आप आ जाओ पेबल के ऊपर। पेबल ये है, ओपनिंग है 150, क्लोजिंग है 228, इंक्रीज हो रहे हैं कितने से बता दीजिएगा जरा? 78 से। और कोई बताएं, कोई करंट एसेट या कोई करंट लायबिलिटी हो? नहीं है कोई भी, खत्म होगी बात। प्रॉफिट आफ्टर चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, प्रॉफिट आफ्टर चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल 207 माइनस कर दे, 76 और 78 ऐड कर दे। $441, कोई 440 51 कह रहा है, कोई 551 कह रहा है। सवाल गलत हो गया तो मैंने दोबारा शुरू करवा देना, मैंने छुट्टी नहीं करनी, जरा ध्यान से वर्किंग करनी है। उसके बाद आ जाओ इंटरेस्ट पेड और टैक्स पेड, इन दोनों के लेजर बना लेते हैं। वैसे तो टैक्स पेड का लेजर बनाने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन कुछ लोगों की आदत बनी हुई है ना, तो इसलिए बनवा रहा हूं। जी जनाब, क्वेश्चन अगर आपके सामने है ना तो मुझे बता दें, इंटरेस्ट पेड तो ओपनिंग है ही नहीं, पेबल क्लोजिंग है 13, फॉर द ईयर था 18। इसका मतलब है कैश कितना है? 5। तो वैसे भी 18 मिलियन का हमारा टोटल इंटरेस्ट बनता था, 13 पेबल है, इसका मतलब है पे सिर्फ किया अभी सिर्फ 5। टैक्स तो बताया हुआ है, सारा कुछ बताया हुआ है। टैक्स का 85 क्लोजिंग है और 80 ओपनिंग है। 80 85 फॉर द ईयर गिवन है जनाब 13। जल्दी से मुझे बता दें पे कितना किया टैक्स, टैक्स पे कितना किया? 8। चलो जी, हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी तो पूरी हो गई। कितना? 451 माइनस 438। चलें जी, अब आप गौर फरमाना कि सिर्फ प्रॉफिट की वर्किंग थी, बाकी हर एडजस्टमेंट के भी मार्क्स होते हैं। देखें, टैक्स पेड और इंटरेस्ट पेड में इतना मसला नहीं था, डेप्रिसिएशन में भी इतना मसला नहीं था, सिर्फ प्रॉफिट में मसला था। अब आगे देखें, और भी सवाल में देखना, बहुत आसान सवाल है। आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि जब देखें सवाल के अंदर नॉन करंट एसेट्स के ओपनिंग बैलेंसेस गिवन है, क्लोजिंग नहीं गिवन, इसका मतलब है उसकी सिर्फ एडिशनल इंफॉर्मेशन पर गौर फरमा लेंगे, लेजर बनाने की जरूरत नहीं है। अगर आप गौर फरमाएं, किसी भी नॉन करंट एसेट का ओपनिंग बैलेंस नहीं गिवन तो लेजर बनाएगा ही नहीं, क्योंकि अगर इस साल में शुरू किया होता ना बिजनेस तब तो ओपनिंग होता ही नहीं है, लेकिन ये पिछले ये साल शुरू होने वाला बिजनेस नहीं है,
क्योंकि अगर आप देखो तो पिछले सालों के प्रॉफिट पड़े हुए हैं हमारे पास, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशंस अवेलेबल हैं, तो ये फर्स्ट ईयर का बैलेंस नहीं है। तो आपको मैंने एक बात बताई थी, जब कभी एसेट एक्सचेंज करो, एक्सचेंज के केस में सिर्फ और सिर्फ क्या लेना होता है, कैश पेड इन एक्सचेंज। कितना कैश पे किया था, 30 मिलियन का। कितना कैश पे किया था, 30 मिलियन का। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी आपकी पूरी हो गई। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में और कोई बात नहीं है। अब गौर फरमा के देख लो कोई चीज, क्योंकि 5 चीजें टोटल आती हैं, उन 5 में सिर्फ एक एक्सचेंज का केस हुआ है बस, और कुछ नहीं, और हमने कुछ नहीं करना। ओके, फाइनेंसिंग एक्टिविटी पे जाते हैं। अब फाइनेंसिंग एक्टिविटी में भी जरा गौर फरमाना, हमें फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर एक तो हमने लोन लिया, सीधा सीधा लिख लें, वो इसी साल ही लिया, सारे का सारा लोन इसी साल लिया। लोन ओपनिंग 0, क्लोजिंग 200, उसने खुद इंफॉर्मेशन में बताया है। उसके बाद आप देखें, हमें ओपनिंग बैलेंस लॉन्ग टर्म डिपॉजिट का गिवन है 70 ओके है। इनकम टैक्स पेएबल हो गया, ट्रेड पेएबल हो गया, कैश एट बैंक वो उसमें आ जाएगा, खत्म होगी बात। और कोई बात नहीं बताई हुई। कैपिटल का लेजर भी नहीं बन सकता, उसकी वजह क्योंकि पिछले साल के बैलेंसेस अवेलेबल नहीं है। तो जो इंफॉर्मेशन बताई है खत्म होगी बात। नेट इंक्रीज या डिक्रीज बता दो इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कितना आ गया नेट इंक्रीज, 438 माइनस 30 प्लस 200, 608। इसमें कौन सी इंफॉर्मेशन रह गई है, कौन सी इंफॉर्मेशन मिसिंग है? ड्राइंग्स नहीं फाइंड की, मतलब कौन सा लेजर हमने नहीं बनाया, जरा चेक करें। एसेट्स का काम हो गया, डेप्रिसिएशन हमने रिकॉर्ड कर ली, उसके बाद मशीनरी लॉन्ग टर्म डिपॉजिट, रिटेन अर्निंग का क्या, रिटेन अर्निंग का बैलेंस गिवन है, ओपनिंग क्लोजिंग। ओपनिंग रिटेन अर्निंग कहाँ गिवन है, ओपनिंग रिटेन अर्निंग कहाँ गिवन है, क्लोजिंग है ना, ओपनिंग नहीं है। जी जनाब, कौन सी चीज मिस हो रही है? कोई बंदा क्यूमुलेटेड प्रॉफिट कह रहा है, नहीं कोई भी चीज मिस नहीं हो रही। चले हम चेक कर लेते हैं अगर आंसर बराबर आता है या नहीं। हमारे पास ओपनिंग बैलेंस कितना है कैश एंड बैंक का, 243। इसको ऐड करो जरा, क्लोजिंग आता है या नहीं। ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ऐड कर देना है ना, 851। तो चेक करें कि हमारा क्लोजिंग कितना है, 851। ये कोई चीज ही नहीं मिस हुई, मैंने कहा शायद कोई चीज मिस हो रही है, तो 851 ठीक है जनाब। एक बात जो इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट मैसेज है वो ये है कि आपने देखा कि पूरे सवाल के अंदर ना सिर्फ प्रॉफिट भी खपत थी बस। तो मेरे भाई अगर ये 12-15 नंबर का सवाल है तो क्या सारे नंबर इसी के ही होंगे? हरगिज नहीं, बाकी एडजस्टमेंट के भी मार्क्स होते हैं। इसलिए कभी भी कोई सवाल आपने बिल्कुल 100% छोड़ के नहीं आना। जो जो चीजें आपको आती हैं वो आपने लाजमी इनकॉर्पोरेट करनी है, उसके बाद इसके ऊपर कोशिश करनी।
ठीक है जनाब, चलें जी, कल का काम मैंने आपको बता दिया, अब आप आराम करें। ओके जी, अल्लाह हाफिज।